Hello friends, welcome back to the another video of Indian Polity series. My name is Jugantar and I am from Arunachal Pradesh, Tawang. Friends, do subscribe our channel and like our videos to get more videos on Indian polity and other related topics. So let's begin the second video of the Indian polity series, the video number 2, that is on preamble part 2. इसके आगे हमने preamble का part 1 कवर किया है। तो उस वीडियो में हम लोगों ने प्रियम्बल का जो ओरिजिन है, द सोर्स ऑफ द पावर, द सोर्स जो जहाँ से प्रियम्बल को पावर मिला है, पावर का जो सोर्स है, हमने उसको डिस्कस किया था। बिकॉज यहाँ पे देखिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका मतलब है ये प्रियम्बल, पूरा प्रियम्बल को किसने पावर दिया है, कौन सोर्स है इसका? इसका सोर्स है द पीपल ऑफ इंडिया। इस कॉन्सेप्ट को हमने ऑटोक्थोनी बोला था। लास्ट क्लास में हमने इसको डिस्कस किया है। तो इसका आगे का हम आज का क्लास में डिस्कस करेंगे। और हम इस पॉलिटी सीरीज में हम लोग एक एक कॉन्सेप्ट को, यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जो इम्पोर्टेंट है, एक एक कॉन्सेप्ट को उसको इलेबोरेटली स्टडी कर रहे हैं और समझ रहे हैं। तो आज हम लोग देखेंगे द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इनटू ए सोवरेन एंड देन सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ये कॉन्सेप्ट्स को हम समझेंगे। तो तो शुरू करते। सोवरेन मतलब क्या है? यहाँ पे सोवरेन का मतलब है, फ्रेंड्स, सोवरेन इज द कॉन्सेप्ट वेयर जो देश सोवरेन होता है, उस देश का जो लॉ है, पॉलिटी है, रिलीजियन है, ये उस देश का अपना डिसीजन होता है। इट इज नॉट बाइंडिंग टू अदर नेशन। तो खुद का डिसीजन होता है। मान लीजिए इंडिया ये है, तो इंडिया का जो पॉलिटी है, जो लॉज है, इंडिया बनाएगा उसको। और जो रिलीजियन है, ये सब एक्सेट्रा, ये सब में इंडिया का ही सोवरेनिटी रहेगा। इसमें कोई भी बाहर या एक्सटर्नल पावर का इंटरफेयर नहीं होगा। इसी को सोवरेनिटी बोलता है। इस कॉन्सेप्ट को इन सिंपल हम, एक्सटर्नल पावर का कोई भी इंटरफेयर, ये सब पॉलिटी, लॉ, रिलीजियन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसमें नहीं होगा। इस कॉन्सेप्ट को सोवरेनिटी बोलते हैं, सुप्रीम पावर ऑफ द अथॉरिटी। अब आप ये बोल सकते हो कि जैसे हमारा देश इंडिया या फिर अदर कंट्रीज ऑल्सो, जो यूएनओ ज्वाइन किया है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, आप लोग पता होगा। और यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया है, तो क्या यूनाइटेड नेशंस का हर डिसीजन हमारे देश के ऊपर बाइंडिंग है? तो देखिए, दिस यूनाइटेड नेशन ने जो भी डिसीजन देता है वो बाइंडिंग नहीं है। मतलब उसको फॉलो करना चाहिए, बट वो फॉलो नहीं भी करे तो कोई, मतलब स्ट्रिक्टली कोई बाइंडिंग नहीं है यहाँ पे। तो नहीं भी करने से वो खुद का, देश का अपना लॉ ही, पॉलिटी, लॉ और रिलीजन और ये सब कॉन्सेप्ट में, ये यूएनओ का जो भी रूल्स या रेगुलेशंस है, वो हमारे ऊपर बाइंडिंग नहीं है, मतलब कंपलसरी नहीं है। तो जस्ट यूएनओ मेरीली रिकमेंडेशन ऑफ यूएनओ इज नॉन बाइंडिंग ऑन अस अंटिल इट इज रिटेन ऑन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो जो भी रूल और रेगुलेशन बोला जाता है यूएनओ के द्वारा, वो हमारे ऊपर बाइंडिंग नहीं है। इसी कॉन्सेप्ट को हम सोवर्निटी बोलते हैं। अब एक इसमें इशू हो गया था, आपको बताता हूँ मैं। 1949 में जवाहरलाल नेहरू ने, जब हमारा देश आज़ाद हो गया था ऑलरेडी, उस टाइम हमारा जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कॉमनवेल्थ, आप लोग को पता होगा, कॉमनवेल्थ ज्वाइन किया था। कॉमनवेल्थ, तो बहुत हल्ला हो गया देश में कि कॉमनवेल्थ आप क्यों ज्वाइन किया? अभी अभी तो हम लोग गुलामी से बाहर आए और अभी अभी आपने कॉमनवेल्थ ज्वाइन कर लिया। तो उनको पूछा गया कि रीज़न क्या है आप? फिर उन्होंने बोला कि अगर हम लोग ये कॉमनवेल्थ नहीं ज्वाइन करेंगे तो हम लोग, जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कि हम बिल्कुल अकेला पड़ जाएंगे, एलोन हो जाएंगे। तो वो हमारे देश के
लिए ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि ये इन ग्लोबलाइजेशन हम लोग को अकेले जीना मतलब बहुत परेशानी है। इसमें हम हर चीज़ खुद के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते। और उस टाइम तो बिल्कुल ही हम लोग देखिए, जब हमारा देश नया नया आज़ाद हुआ था तो उनके इकोनॉमिक कंडीशन और इकोनॉमिक कंडीशन भी बहुत पुअर था। और आप जान सकते हो उस टाइम हमारा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। पूरा इंपोर्ट करना पड़ा था हमको, और इंपोर्ट करने के लिए भी ज़्यादा हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स नहीं हुआ करता था। तो उन्होंने बोला कि हम अकेला पड़ जाएंगे। एंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ये सोवर्निटी, इसका मतलब ये हुआ कि कॉमनवेल्थ ज्वाइन कर लिया इंडिया ने, इसका मतलब क्या हमारा इंडिया का सोवर्निटी गया? नहीं, ऐसा नहीं है। जवाहरलाल नेहरू ने बोला इट इज़ एन एक्स्ट्रा लीगल, इट इज़ नॉट लीगल, इट इज़ एक्स्ट्रा लीगल अरेंजमेंट, इट इज़ एन एक्स्ट्रा लीगल अरेंजमेंट। देखिए, अरेंजमेंट, ये एक्स्ट्रा लीगल अरेंजमेंट है। हमारा इंडिया कॉमनवेल्थ ज्वाइन किया, ऐसे बहुत सारा। कॉमनवेल्थ क्या है दोस्तों, मैं बता देता हूँ। जैसे ब्रिटिश जो जो कंट्रीज़ को मिला के अपना कॉलोनी बनाता था, मतलब जिस जिस कंट्रीज़ में अम, जैसे इंडिया हो गया, या फिर आसपास के जो साउथ साउथ एशियन कंट्रीज़ है, तो ये सब कंट्रीज़, जो जो कंट्री ब्रिटिश ने कैप्चर किया था, उस कंट्रीज़ का एक ग्रुप बनाया उन्होंने, ब्रिटिश ने, कॉमनवेल्थ ग्रुप। तो ये कॉमनवेल्थ ज्वाइन किया। तो जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि ये एक्स्ट्रा लीगल अरेंजमेंट है, ये हमारे देश के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, ये कोई ऑब्लिगेशन नहीं है इसका, और ना ही कोई लाइबिलिटी है ये ज्वाइन करना, ना ही लाइबिलिटी है, ना ही कोई ऑब्लिगेशन है। सो सोवर्निटी स्टिल बरकरार रहेगा हमारा देश के लिए। तो सोवर्निटी कौन सा, आपको समझ में आया होगा, इट इज सुप्रीम पावर ऑफ द अथॉरिटी, जहाँ पे एक देश अपना खुद का पॉलिटिकल डिसीजन, अपना खुद का लॉ और अपना खुद का रिलीजन और ये सब डिसीजंस खुद ले, इसमें कोई भी एक्सटर्नल पावर का बाइंडिंग ना हो। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बोलूँगा कि आप अगर नोट कर रहे हो तो प्लीज़ नोट डाउन दिस कॉन्सेप्ट अपने लैंग्वेज में, या तो आप ऐसे पिक्टोरियल फॉर्म में भी उसको नोट डाउन कर सकते हो। जब आप रिवाइज करेंगे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में ये लिखा हुआ था, जब मैंने उस दिन बताया था आपको कि हमारा जो 15 अगस्त 1947 था, 15 अगस्त 1947 जो है, वो उसमें हम लोग को टोटल इंडिपेंडेंस नहीं मिला था। क्या मिला था हम लोग को? लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, कंडीशनल इंडिपेंडेंस मिला था। कंडीशनल इंडिपेंडेंस फ्रेंड, क्योंकि इंडिया एंड पाकिस्तान आर द डोमिनियन स्टेट ऑफ ब्रिटेन, ये लिखा हुआ था कहाँ पर? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में लिखा हुआ था कि फ्रॉम 15 अगस्त 1947 इंडिया एंड पाकिस्तान will become the dominion state of इंग्लैंड और ब्रिटेन। ठीक है, तो ये डोमिनियन स्टेट मिला था उनको। हम लोग को फुल आज़ादी, फुल इंडिपेंडेंस कब मिला? जहाँ पे डोमिनियन स्टेट भी नहीं, मतलब इंडिया बिकम सोवरेन 26 जनवरी 1950। ये 26 जनवरी 1950 क्यों? क्योंकि इसी डेट में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एनफोर्स हुआ था, है ना। तो इसीलिए इस डेट में हम इंडिया इज़ नो मोर डोमिनियन तो एनी फॉरेन पावर। तो ये इसमें हम लोग फुल्ली, हम लोग को इंडिपेंडेंस मिला था। तो ये देखिए, जब तक ये 15 अगस्त 1947, और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के एनफोर्स हो गया, दैट इज़ 26 जनवरी 1950, इस टाइम तक, ये जो टाइम पीरियड है 1947 से लेके 1950 तक, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था तब तक। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्म में हम क्या यूज़ करते थे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि ये तो ब्रिटिश का ही
एक्ट है, ब्रिटेन ने बना हुआ एक्ट, ये इंडियन गवर्नमेंट ने नहीं बनाया था, ये ब्रिटेन ने 1935 में ये एक्ट लाया था। तो इसी को फॉलो किया गया था 15 अगस्त 1947 से, सिंस इंडिया वाज ए डोमिनियन स्टेट ऑफ ब्रिटिश, सो इट इज टेकन एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इज टेकन एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टिल 26 जनवरी। हमारा जब जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना तब तक हम किसको फॉलो कर रहे थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को। तो आप देखना जब बी आर अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, और जो लास्ट आर्टिकल है, एट लास्ट आर्टिकल जो आर्टिकल 395 था, लास्ट आर्टिकल, वहाँ पे क्या लिखा उन्होंने, फ्रॉम टुडे वी आर रिपीलिंग, रिपील करना मतलब इसको रद्द कर देना, खत्म कर देना, रद्द कर देना, रिपीलिंग इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में ये सब लिखा हुआ था। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को आज से हम लोग इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को क्या करते हैं, रिपील करते हैं, रद्द कर देते हैं। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था तब हमने ये बी आर अम्बेडकर ने लास्ट आर्टिकल ये इंक्लूड किया था कि तब से ये सब अभी लागू नहीं होगा, हमारा सिर्फ एक ही चीज़ लागू होगा, वो क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड इंडिया बिकम फुल्ली सॉवरेन स्टेट फ्रॉम नाउ। ओके फ्रेंड्स, तो सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। देखिए ये बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपको एग्जाम में कि 15 अगस्त 1947 से लेके 26 जनवरी 1950, या फिर आपको इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो 26 जनवरी 1950 को ही बना है भाई, एनफोर्स हुआ है, तो उससे पहले आपका कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा था, किसकी कौन सा लॉ बुक था हमारे लिए, तो हमारे लिए कौन सा लॉ बुक था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और ये कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 395, जहाँ पे लिखा है कि ये दोनों एक्ट को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एंड इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट, दोनों को हमने क्या कर दिया, आज से रिपील कर दिया, रद्द कर दिया। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम पढ़ते, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था, तो ये हमने सॉवरेन कॉन्सेप्ट को, इंडिया इंटू सॉवरेन, ये सॉवरेन कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कशन किया। अब हम सोशलिस्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं। सोशलिस्ट को देखने से पहले डेमोक्रेसी को देख लेते। देखिए फ्रेंड्स, डेमोक्रेसी दो टाइप का होता है बेसिकली। वन इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड अदर इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी। फ्रेंड्स, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो जो हमारा सिटीजन है, जो देश का सिटीजन है, वो डायरेक्टली वोट करते है ना, और डायरेक्टली हेड को, जो देश का जो हेड है, वो डायरेक्टली उन उन लोगों ने सिलेक्ट करते डायरेक्टली वोट करके। जैसे इसका एग्जांपल आप देख सकते हो, कैंटोन्स ऑफ, कैंटोन मतलब स्टेट्स, यहाँ पे स्विट्जरलैंड का जो स्टेट्स है उनको कैंटोन्स बोलते हैं। तो कैंटोन्स ऑफ स्विट्जरलैंड, इसमें क्या करते हैं, लोग डायरेक्टली वोटिंग करते हैं और अपना जो हेड है वो आप सिलेक्ट करते हो। क्या आप लोग, मुझे मेरा क्वेश्चन ये है, क्या आप लोगों ने नरेंद्र मोदी को क्या आप लोगों ने वोट किया है, क्या आपने वोट किया था नरेंद्र मोदी को? नहीं फ्रेंड्स, आपने नरेंद्र मोदी को वोट करके नहीं सिलेक्ट किया है, आपने किसको सिलेक्ट किया है, एमपीज को सिलेक्ट किया है, और वो एमपी ही जाके नरेंद्र मोदी को या जो हेड है हमारा उनको सिलेक्ट करते हैं, पीएम को सिलेक्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, पीएम का इलेक्शन में आपका रोल नहीं है, तो ये, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी में ये पीएम या जो हेड है उनको डायरेक्टली सिलेक्ट करते हैं, कौन, सिटीजन ऑफ इंडिया, सॉरी सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। तो वो कैसे करते हैं फ्रेंड्स, उसके लिए क्या कुछ रेफरेंडम इशू करते या फिर कोई पेल्विसाइट इशू करते, जिसकी थ्रू सब सिटीजन का डायरेक्टली उनका मत लिया जाता है, उनका व्यू लिया जाता है, उनका वोट लिया जाता है। बट ये सिर्फ स्मॉलर, जो छोटा कंट्रीज है ना, उनके लिए ही ये मतलब पॉसिबल है। इंडिया जैसा इतना बड़ा कंट्री, इतना पॉपुलेशन, उसमें ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज़ नॉट एप्लीकेबल, नॉट प्रैक्टिकल एक्चुअली। सो इंडिया में ये सब प्रोविजंस नहीं है, ना ही रेफरेंडम किया जाता है, ना ही प्लेबिसाइट किया जाता है। तो ये सिर्फ छोटे छोटे कंट्रीज के लिए, जैसे कैंटोन्स ऑफ स्विट्जरलैंड का जो स्टेट्स है, ये सब, तो ये सब में आपको डायरेक्ट डेमोक्रेसी यूज़
होता है आज भी। लेकिन हमारा यहाँ पे क्या होता है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी यूज होता है इंडिया में। तो यहाँ पे हम लोग फ्री फ्री एंड फेयर टाइमली इलेक्शंस कंडक्ट कराते हैं, है ना। फ्री फेयर एंड टाइमली इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग एक इलेक्टेड हम लोग अपना रिप्रेजेंट सिलेक्ट करते, और वही रिप्रेजेंट जाके हेड को सिलेक्ट करते, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। फ्रेंड्स, इसके बाद अगर हम देखें तो डेमोक्रेसी तो आपको समझ ही आया होगा। वो ये अब्राहम लिंकन ने भी बोला था, बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। तो लोगों के सिलेक्ट किया हुआ, लोगों के लिए और लोगों के वास्ते जो है वही डेमोक्रेसी है ना। तो इसमें पावर अल्टीमेटली किसके पास होता है, पीपल के पास होता है। एग्जैक्टली हम लोग सिटीजन के पास होता है। तो सिटीजन क्या करता है, अपना रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करता है, और रिप्रेजेंटेटिव फिर जाके हेड को सिलेक्ट करते हैं। तो अल्टीमेट पावर इज एन सिटीजन ऑफ इंडिया या सिटीजन ऑफ दैट कंट्री लाइज इन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देख सकते हैं डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट हैज अनलिमिटेड पावर, होता है ना। देखिए, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स के पास अनलिमिटेड पावर्स होता है, वो जो चाहे वो कर सकता है। और ये एक कहीं ना कहीं एक डीमेरिट भी है। देखिए कैसे डीमेरिट है, बिकॉज डेमोक्रेसी बिकम द डिक्टेटरशिप बाय नंबर से। आपको मान लीजिए एक पार्टी डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होके आया, कोई भी एक पार्टी या फिर कोई भी एक मिनिस्टर डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होके आया, उसके पास तो अनलिमिटेड पावर है। वो बोलेगा कल से कि जी देखिए, मेल और फीमेल में वो डिफरेंशिएट कर दिया। मान लीजिए उन्होंने बोला कि देखिए फीमेल को घर में रहना चाहिए, है ना, फीमेल काम नहीं करेगा आज से। वो ऐसा रूल्स बना सकता है, क्योंकि ये बोला जाता है कि डेमोक्रेसी बिकम्स डिक्टेटरशिप बाय नंबर्स। या फिर बोल सकते हैं कि पूरा देश में एक ही रिलीजन हो, ये सब कर सकते हैं, क्योंकि ही हैज़ अनलिमिटेड पावर्स। फ्रेंड्स, इसका सॉल्यूशन क्या है, तो ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा कि एक देश में सिर्फ एक ही रिलीजन हो, या एक सिर्फ मेल को ही, या मेल को ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस मिले फीमेल से, ये सब। या आज से इलेक्शन नहीं होगा, ऐसा भी कर सकते हैं कि आज से और इलेक्शन नहीं होगा, मैं ही अल्टीमेट राजा हूँ। ऐसा हुआ भी है, आपको पता है, किसी किसी कंट्रीज में, है ना, रिसेंटली। लेकिन फ्रेंड्स, इंडिया में ये नहीं हो सकता। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट हैज अनलिमिटेड पावर तो है, लेकिन वो अनलिमिटेड पावर को लिमिट कौन करता है, क्योंकि इंडिया में क्या है, इंडिया इज ऑल्सो ए रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब फ्रेंड्स, रिपब्लिक मतलब है लॉ इज द किंग ऑफ किंग। लॉ ही सुप्रीम पावर है। देखिए, आप मिनिस्टर हो सकते हो, आप जीत के आ सकते हो, यू बिकम ए डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पीएम और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पीएम ऑफ इंडिया, बट यू डोंट हैव द अनलिमिटेड पावर, बिकॉज पावर सबसे पावरफुल क्या है, लॉ है। इसी कॉन्सेप्ट को रिपब्लिक बोलते हैं, रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब है लॉ इज द किंग ऑफ किंग। तो इस देखिए, रिपब्लिक जो है, इसको अगर आप समझना चाहते हो फुल तरीके से, मतलब अच्छे तरीके से, तो रिपब्लिक दो कॉन्सेप्ट से होता है। एक है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर वन इज लेक्स रेक्स। इस कॉन्सेप्ट का नाम है, जैसे मैंने अभी बोला आपको, लॉ। लॉ जो है, लॉ इज द किंग ऑफ किंग। लॉ ही किंग है, लॉ इज द किंग ऑफ किंग। लॉ ही सुप्रीम पावर है, लॉ के ऊपर कोई नहीं है, ना ही पीएम, ना ही प्रेसिडेंट, कोई भी लॉ के ऊपर नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को लेक्स रेक्स बोलते हैं। लॉ इज द किंग ऑफ किंग, लॉ हैज द अनलिमिटेड पावर। तो ये जो अनलिमिटेड पावर ऑफ द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड, ये डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट का जो हेड है, या डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उनको लिमिट कौन करता है, रिपब्लिक करता है। रिपब्लिक मतलब पहला कॉन्सेप्ट क्या है, लेक्स रेक्स। लॉ इज द किंग ऑफ किंग, लॉ ही सबसे बड़ा राजा है, राजा का भी राजा है, लॉ इज द किंग ऑफ किंग।
याद रखना। और कॉन्सेप्ट नंबर 2 है, इस जो रिपब्लिक होता है, रिपब्लिक स्टेट्स होता है, उसका हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। देखिए जो आपका इंग्लैंड है, आप देख सकते हो कि इंग्लैंड का जो हेड है वो इज नॉट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, वो डायनास्ट है। मतलब एक पार्टिकुलर डायनास्टी से ही वो किंग, फिर रानी है ना, या आपको पता होगा ये जो क्वीन है, अम, तो क्वीन और किंग ये सब एक ही डायनास्टी से आ रहा है। लेकिन हमारा देश में ऐसा नहीं है। इंडिया में, इंडिया इज ए रिपब्लिक, रिपब्लिक स्टेट। सो इंडिया में जो हेड है वो क्या होगा, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होगा। समझ में, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होने से क्या होगा, सोर्स ऑफ द पावर किसके किसके पास है, सोर्स ऑफ द पावर, सोर्स ऑफ द पावर इज ऑन पीपल, लोगों के पास है। इस बार अच्छा लगा तो वोट कर दिया, इस अगले बार अच्छा नहीं लगा तो उनको गिरा दिया, है ना, वोट नहीं किया, हरा दिया उनको। तो ये दो कॉन्सेप्ट होना चाहिए रिपब्लिक होने के लिए। एक तो क्या है, रिपब्लिक क्यों ज़रूरी है, क्योंकि डेमोक्रेटी को लिमिट करने के लिए, डेमोक्रेटिकली जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसका अनलिमिटेड पावर्स को लिमिट करने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको रिपब्लिक होना ज़रूरी है। और रिपब्लिक होने के लिए दो कॉन्सेप्ट है, एक तो लॉ इज द किंग ऑफ किंग, एक राजा डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड या एक मिनिस्टर जितना भी पावरफुल हो जाए, लेकिन वो लॉ से बढ़कर नहीं है। या जो डेमोक्रेटिकली, और जो हमारा पीएम होगा या जो हेड होगा, हमारा स्टेट का जो हेड होगा, क्योंकि हमारा केस में इंडिया में पीएम ही हेड है, प्रेसिडेंट इज, प्रेसिडेंट जो है वो मतलब एक डिफेक्टो हेड है, वो कोई डायरेक्टली उनके पास उतना पावर नहीं होता है। तो हम जो प्रेसिडेंट चैप्टर है यहाँ पे वो उसमें पढ़ेंगे उनके पास क्या क्या पावर है। तो हेड ऑफ द स्टेट इज ऑलवेज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, नॉट ए किंग, नॉट ए डायनास्ट जैसे इंग्लैंड में होता है, वैसा नहीं है। तो रिपब्लिक कॉन्सेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड। देखिए, आप अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, देखिए पाकिस्तान जो है ना, जैसे हमारा नेबर पाकिस्तान है ना, आप लोग को पता होगा। तो ये पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा न्यूज़ेस आता रहता है, और बहुत बार पाकिस्तान इस डेमोक्रेटिक कभी कभी नहीं भी होता है वो डेमोक्रेटिक, ऐसे तो होता है डेमोक्रेटिक, बट कभी कभी उनका डेमोक्रेसी को ओवररूल कर देता है उनका मिलिट्री पावर्स ने। तो कभी कभी वो डेमोक्रेसी चला जाता है उनका, कभी कभी मतलब अक्सर है ना, मतलब अभी तक तो पाकिस्तान में ऐसा कोई पीएम नहीं हुआ जिसने अपना 5 ईयर जो पूरा ड्यूरेशन है उनका वो कंप्लीट किया है, ऐसा कोई पीएम अभी तक हुआ नहीं है। सो बीच बीच में उनका डेमोक्रेसी चला जाता है, बट इट इज़ ऑलवेज रिपब्लिक, है ना। उसका जो हेड है, एक तो लॉ इज द किंग ऑफ किंग है पाकिस्तान का, क्योंकि रिपब्लिक है तो लॉ इज द किंग ऑफ किंग, और हेड जो है हमेशा क्या होना पड़ेगा, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होना पड़ेगा। सो पाकिस्तान बीच बीच में जब डेमोक्रेसी चला भी जाता है, लेकिन उनको उनके वहाँ पे इलेक्शन हो जाता है फिर, नहीं तो इलेक्शन ही बंद कर देते, है ना। आर्मी मिलिट्री पावर आ जाता है तो इलेक्शन को, फिर आज से इलेक्शन नहीं होगा, हम मिलिट्री पावर ही चलाएगा ऐसे बोल सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान भी क्या है, एक रिपब्लिक है। जब रिपब्लिक है तो उनका हेड कोई मिलिट्री या फिर कोई डायनस नहीं हो सकता, वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ही होना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट वहाँ पे है। सो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, सोशियलिस्ट। फ्रेंड्स देखिए, सोशियलिस्ट जो है, देर आर टू टाइप्स ऑफ सोशलिस्ट, वन इज मार्क्सिस्ट सोशलिज्म, अदर इज गांडियन सोशलिज्म। देखिए इंडिया में हम लोग मार्क्सिस्ट सोशलिज्म को नहीं फॉलो करते, हम गांडियन सोशलिज्म को फॉलो करते हैं। तो इंडिया हैज़ इज ओन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म। देखिए मार्क्सिस्ट सोशलिज्म क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेस इक्वली। देखिए मान लीजिए देश में जितना भी, इंडिया में जितना भी अनाज या फिर जो गेहूँ धान या राइस या आप जो भी बोल लो, जो भी होता है, जो भी प्रोडक्शन होता है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बिल्कुल इक्वली सबको, पोर और रिच जो भी है सबको इक्वल अमाउंट ऑफ मिलेगा। उस सोशलिज्म को क्या बोलते हैं, मार्क्सिस्ट सोशलिज्म बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेस इक्वली।
बट गांधीयन सोशलिज्म ऐसा नहीं है। गांधी ने गांधीयन सोशलिज्म मतलब जो गांधी जी ने सोशलिज्म कॉन्सेप्ट दिया था उसके हिसाब से ये नहीं कि आप इक्वली मत डिस्ट्रीब्यूट करो। देखिए सबका अपना अपना कैपेसिटी और अपना अपना पावर होता है। तो अपॉर्चुनिटी टू अर्न रिसोर्सेज, आप अपॉर्चुनिटी दो, हर किसी को अपॉर्चुनिटी दो रिसोर्सेज को अर्न करने का। उनको डायरेक्टली फ्री में मत दो, सब कुछ अवेलेबल मत कराओ। उनको अपॉर्चुनिटी दो, उनको अच्छा एजुकेशन दो, उनको अच्छा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट दो जहाँ से वो अर्न कर पाए रिसोर्सेज को। इंडिया हैज़ इट्स ओन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म। इंडिया सोशलिज्म सोशलिस्ट तो है, लेकिन इंडिया का सोशलिस्ट वो रसिया जैसा सोशलिस्ट नहीं है ना, या चाइना जैसा सोशलिज्म नहीं फॉलो करता है। जब चाइना में देखना आप, पूरा जो रिसोर्सेज है उसका मेन पावर जो है किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है। और गवर्नमेंट उसको इक्वली डिवाइड करता है ना, हर किसी को, किसी के लिए। आपको लग रहा हो इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, नहीं। देखिए अगर गवर्नमेंट करप्ट हो गया तो ये तो फिर भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन हमारा सोशलिज्म जो है, गांधीयन सोशलिज्म, इसमें क्या है कि हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दो। मान लीजिए बैकवर्ड क्लास है या फिर कोई एजुकेशनली बहुत बैकवर्ड है, मतलब इकोनॉमिकली बहुत बैकवर्ड, तो उनको अलग फैसिलिटी दो कि वो लोग भी एक लेवल प्लेइंग फील्ड दो उनको, ताकि वो इक्वल लेवल में आ पाए। और एक अपॉर्चुनिटी दो उनको टू अर्न द रिसोर्सेज। उनको रिसोर्सेज देने का ज़रूरत है, उनको अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दो उनके लिए। अच्छा एजुकेशन से बैकअप करो, अच्छा सोशल स्कीम्स लाओ उनके लिए, ताकि वो रिसोर्सेज को अर्न कर पाए, है ना। तो आम्बेडकर ने ये लिखा भी था कि स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, इक्वल स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। देखो ग्रेट आम्बेडकर जो है, उनका दिमाग जो उनका बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थे वो, ये इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड आदमी है आम्बेडकर, उतना स्मार्टली कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा है कि देखिए वो डिस्क्राइब सोशलिज्म वर्ड जब बनाया था कॉन्स्टिट्यूशन तब नहीं था, सोशलिज्म वर्ड बाद में ऐड किया गया है। बट इस डिस्क्राइब द सोशलिज्म विदाउट मेंशनिंग द वर्ड। देखिए आपको पता होगा कि सोशलिज्म वर्ड जो है वो 42nd अमेंडमेंट 1976 के थ्रू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया है। सोशलिस्ट इज मेयरली ए पॉलिटिकल स्टेटमेंट। क्यों ऐसा है फ्रेंड्स, देखिए ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था, एनफोर्स हो गया था 1950 में। तो उस टाइम ये सोशलिस्ट वर्ड जो है वो मेंशन नहीं था। सोशलिस्ट वर्ड वाज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बट आम्बेडकर ने ऑल्डो सोशलिस्ट वर्ड को मेंशन नहीं किया था, लेकिन उसको डिस्क्राइब किया था ऐसे, इक्वल स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब ही क्या है, आपका सोशलिस्ट है, सोशलिज्म है। तो ये 42nd अमेंडमेंट 1976 जो इंदिरा गांधी ने किया था, इंदिरा गांधी ने, आपको पता होगा कि इंदिरा गांधी ने ये 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ये सोशलिस्ट वर्ड को इंक्लूड किया है। देखिए ऑलरेडी बी आर अम्बेडकर ने सोशलिज्म को मेंशन या डिस्क्राइब किया गया है। तो सोशलिस्ट वर्ड को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करके कोई बड़ा तीर नहीं मार दिया उन्होंने। ये जस्ट मेरली पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, इसका जीरो इम्पेक्ट है, क्योंकि ऑलरेडी सोशलिज्म को हम प्रैक्टिस करते हैं। कैसे, इक्वल स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन किया है, इक्वल स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पे इंदिरा गांधी ने जो सोशलिस्ट वर्ड इंट्रोड्यूस किया है उसका कोई भी इम्पेक्ट एक्चुअली है नहीं, जस्ट ए पॉलिटिकल स्टेटमेंट। ये आपका इंटरव्यू का क्वेश्चन है। देखिए 42nd अमेंडमेंट 1976 में इंदिरा गांधी ने सोशलिस्ट वर्ड को इंक्लूड किया है। क्या उसका इज इट ए पॉलिटिकल स्टेटमेंट और इट डज हैव ए इम्पैक्ट ऑन आवर कॉन्स्टिट्यूशन? सो इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि ऑलरेडी अम्बेडकर ने सोशलिस्ट वर्ड को मेंशन किया है डिफरेंट फॉर्म में, ठीक है। क्योंकि देखिए उस टाइम अगर आप सोशलिस्ट वर्ड को लिखते तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाता कॉन्स्टिट्यूशन में। देखो ये किस टाइप का बात है, 1950 का बात है, और 1950 में अगर आप सोशलिस्ट वर्ड को लिखते तो कहीं ना कहीं आपको बोला जाता कि आप यू आर लाइक आप रसिया है उनको फॉलो कर रहे हैं। तो हमारा ये वर्ड को डालने का कोई इम्पेक्ट नहीं बनता। तो इसलिए अम्बेडकर ने इस वर्ड को इंक्लूड ही नहीं किया, लेकिन उसको मेंशन किया है, डिस्क्राइब किया है, स्टेटस एंड इक्वल स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी बोल के।
लेकिन आपका यहाँ पे ये एमसीक्यू का क्वेश्चन भी है कि देखिए कि सोशियलिस्ट वर्ड है ना, एंड सेकुलर वर्ड एंड इंटीग्रिटी वर्ड, सोशियलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ये तीनों वर्ड, एसएसआई, ये तीनों वर्ड 42nd अमेंडमेंट के थ्रू इंदिरा गांधी ने 42nd अमेंडमेंट के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इंक्लूड किया गया था। ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है आपका, एमसीक्यू में आता है, बहुत बार आया भी है। तो इसके बाद हम देखते हैं सेकुलर, सेकुलर कॉन्सेप्ट को देखते हैं फ्रेंड्स। सेकुलर मतलब है आपका कि देखिए एवरीबडी कैन प्रैक्टिस देयर ओन रिलीजन एंड उसमें उनको पूरा हक है। तो देखिए 1950 में अंबेडकर ने ऑल्डो सेकुलर वर्ड को यूज़ नहीं किया था, लेकिन अंबेडकर ने इसको डिस्क्राइब ज़रूर किया था, मतलब इसका मीनिंग को समझाया था। देखिए इसमें अंबेडकर ने मेंशन किया है कि लिबर्टी ऑफ थॉट है, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन है, एंड लिबर्टी ऑफ बिलीफ है, एंड लिबर्टी ऑफ फेथ एंड वर्शिप है। इसका मतलब क्या हुआ, फेथ एंड वर्शिप का मतलब क्या हुआ, ठीक है, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ एंड वर्शिप। ठीक है, आपको अगर कोई बहुत सारा गॉड गॉडेसेस में बिलीव करना है तो यू कैन डू डैट। आपको अल्लाह में बिलीव करना है, यू कैन डू डैट। आपको बुद्ध में बिलीव करना है, यू कैन डू दैट। आपको किसी में बिलीव नहीं करना है, यू वांट बिकम ए एथियस्ट, देन इट इज़ ऑल्सो वेलकम, बिकॉज आपका बिलीव, आपका फेथ, आपका वर्शिप को आपका लिबर्टी है ना। आप किसी में बिलीव नहीं करना चाहते, या आप सन या मून में बिलीव करना चाहते हो, डेट इज़ ओके, वेरी गुड, वेलकम। तो इस वर्ड को अंबेडकर ने ऑलरेडी मेंशन किया है 1950 में। तो 42nd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में सेकुलर वर्ड को इंदिरा गांधी ने कहाँ डाला है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाला है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में उन्होंने इंक्लूड किया। और डेट इज़ ऑल्सो एन जस्ट ए पॉलिटिकल स्टेटमेंट, इसका ज़ीरो इम्पेक्ट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि ऑलरेडी अंबेडकर ने इस चीज़ को बहुत इलाबोरेटली डिस्क्राइब किया है। तो बस ये एक पॉलिटिकल अटेंशन पाने के लिए इंदिरा गांधी ने किया था 42nd अमेंडमेंट 1976। इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इज जस्ट एन पॉलिटिकल स्टेटमेंट फ्रेंड्स। सो बट हमारा एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है कि 42nd अमेंडमेंट में ही सेकुलर वर्ड को इंक्लूड किया था, बट पहले भी अंबेडकर ने इस वर्ड को अच्छी तरह से मेंशन किया था और इंक्लूड किया था। बस इस वर्ड सेकुलर बोल के नहीं लिखा था, लेकिन इसको सही तरीके से डिस्क्राइब किया था। क्या डिस्क्राइब किया था कि लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप है फ्रेंड्स। सो नेक्स्ट जस्टिस, जस्टिस को देखते हैं हम लोग, जस्टिस वर्ड को। देखो जस्टिस देखिए किसका, सोशल, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकल जस्टिस। जस्टिस थ्री टाइप का होता है, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। ठीक है, जस्टिस इज द एपिटम ऑफ सिविलाइज। देखिए सबसे बड़ा वर्ड अगर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हर चीज़ किससे रिलेटेड है, हर एक लॉ किससे रिलेटेड है, जस्टिस से रिलेटेड है फ्रेंड्स। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग क्यों बनाया है कि सबको क्या मिले, जस्टिस मिले। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड फ्रेंड, जस्टिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इज एन एपिटम ऑफ सिविलाइज सोसाइटी। एपिटम सबसे ऊपर, सबसे टॉप, शिखर में जो रहता है वो सिविलाइज सोसाइटी का क्या है, जस्टिस है फ्रेंड्स। वी हैव एनफोर्स जस्टिस बाय सोसाइटी पासिंग और मेकिंग फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। तो हमने जो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी बनाया है, ये इस बनाने का मेन मकसद, द रीजन बिहाइंड इट इज ओनली जस्टिस। और कैसा जस्टिस, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस फ्रेंड। ये थ्री टाइप्स ऑफ जस्टिस के लिए ही हमने फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी का यहाँ पे बनाया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया है। तो यहाँ पे मैं दो वर्ड को डिस्क्राइब करना चाहता हूँ, वन इज लिबर्टी, अदर इज फ्रीडम। ठीक है, लिबर्टी क्या है और फ्रीडम क्या है, ये दोनों एक ही वर्ड नहीं है। ठीक है, लिबर्टी मतलब क्या है, इनहेरेंट राइट, ये आपका बार्थ राइट है, इनहेरेंट राइट है, आप किसी ने दिया नहीं है आपको, ये ऑलरेडी आपका है, इनहेरेंट राइट है लिबर्टी। और फ्रीडम क्या है, फ्रीडम जो है वो समबडी गिव टू यू, समबडी गिव टू मी, द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। वो किसने दिया, स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है ना। स्टेट हम लोग को देता है कि फ्रीडम ऑफ क्या है, एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, ये सब किसी ने दिया हुआ आपको, जो देते हैं उसको फ्रीडम बोलते हैं।
और जो आपका ऑलरेडी एग्जिस्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, लिबर्टी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, देयर आर वन वर्ड इज फेटर्निटी। तो फेटर्निटी क्या है, ब्रदरहुड। जो ब्रदरहुड है उसी को हम क्या बोलते हैं, फेटर्निटी बोलते हैं। जैसे एज्यूमिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल का मतलब एक पर्सन का जो डिग्निटी एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ अ नेशन, तो डिग्निटी एक डिग्निफाइड लाइफ वो जिए, है ना, और मतलब अच्छी तरह से इनकम करे, अच्छा उनका लाइफ स्टाइल हो, ये क्या है, इस वर्ड का मीनिंग है फर्टर्निटी का, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, और नेशन को यूनाइट करके रखे, है ना, एक ही यूनाइट मतलब एक ही तरीके से उसको नेशन को बांध के रखे, मतलब नेशन का इंटीग्रिटी में ये पार्ट ले। और ये कैसे एनफोर्स किया है, आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ। इंडिया में क्या इंट्रोड्यूस किया है, सिंगल सिटीजनशिप इंट्रोड्यूस किया है। सिंगल सिटीजनशिप, इंडिया में सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप है, डबल सिटीजनशिप नहीं है। तो इससे मतलब है, मैं कोई भी रिलीजियन से फॉलो करता हूँ, मैं कोई भी कास्ट, कोई भी रेस, कोई भी बैकग्राउंड से आता हूँ, मेरा और जो अलग अलग रेस या कास्ट से आता है उन सब का सिमिलरिटी क्या है, सबके पास एक टाइप का ही सिटीजनशिप है। तो इस सिंगल सिटीजनशिप इंट्रोड्यूस करके हमने किस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया है, बेसिकली फेटर्निटी को इंट्रोड्यूस किया है फ्रेंड। तो ये अगर आपका क्वेश्चन आए कभी भी मेंस में या कहीं भी फेटर्निटी के रिलेटेड, तो उसमें आपको सिंगल सिटीजनशिप के बारे में ज़रूर लिखना है। ओके, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोगों ने ये सब कॉन्सेप्ट जो ये सॉवरेनिटी, देन सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक और जस्टिस, लिबर्टी, इक्वेलिटी एंड फेटर्निटी के बारे में हमने देखा है। लिबर्टी एंड इक्वेलिटी मतलब जिस तरह से अपॉर्चुनिटी जो मैंने बोला आप लोग को। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन को 26 डे ऑफ नवंबर 1949 को एडॉप्ट किया गया था, जो मैं लास्ट क्लास में ऑलरेडी बताया आपको। इनेक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ, हमने हम ही को दिया है ना फ्रेंड्स, आवर सेल्फ टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन हमने हम लोग को ही दिया है। तो गिव टू आवर सेल्फ टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सारे फैक्ट्स को हमने डिटेल में अभी डिस्कशन किया है। आई थिंक यहाँ से बहुत सारे आपका एमसीक्यूज और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो मैं कुछ क्वेश्चंस को भी यहाँ पे इंक्लूड करूँगा आने वाले वीडियोस में। आज आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए, एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स। थैंक यू।